Assalamu alaikum, my intelligent students. Welcome to the channel Maths Prodigy. चैनल के स्टार्ट में आपको एक पाई चार्ट नज़र आएगा. इट इज़ जस्ट द इंफॉर्मेशन कि which page has how many questions number, and if you are looking or seeking for a specific question, you can go directly to that question. So let's start the video. Welcome back students. न्यू पेपर के साथ हाजिर हैं एक दफ़ा से फिर. फॉर श्योर अक्टूबर नवंबर सीरीज़ है बट 2016 की है और पेपर का वेरिएंट 21 है. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. राइट डाउन द टेम्परेचर विच इज़ 5 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो -2. अच्छा, बिलो मींस माइनस, सो 5 माइनस -2 करूँगा मैं. तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 + 2 = 7. सो द फाइनल आंसर इज 7 डिग्री सेंटीग्रेड. Write 0.040197 correct to 3 significant figures. Significant figures are those figures accurately non digits या non digits को significant कहते हैं. Remember ये जो 0.00 these are not significant. तो जो मेरी first significant figure बनती है वो ये बनती है 1, यानी first significant 4, फिर 2 यानी 0 और फिर 3 1. तो जो थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर है वो मैं अंडरलाइन करूँगा 1. जैसे आप पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि हमारी जो नंबर सिस्टम है वो 0 से 9 है एक्चुअली. तो उस हिसाब से उसको अगर आप देखें 10 पार्ट्स होते हैं, तो आप 0 1 2 3 4 फर्स्ट 4 आते हैं, जो फर्स्ट 5 आते हैं यानी 10 का हाफ ये है, और नेक्स्ट आते हैं 5 6 7 8 9. अंडरलाइन डिजिट में +1 हो जाता है और इसमें सेम रहता है अगर राइट पे 5 6 7 8 9 में से. तो ये राइट पे 9 है, तो ये आंसर हो जाएगा 0.0 एज इट इज़ 402. और आंसर में देखें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बन रही हैं, तो करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है 3 डेसिमल प्लेस. अब 3 डेसिमल प्लेस में हम देख लेते हैं पॉइंट के बाद ये 1 2 3, ये 0 थर्ड डेसिमल है. इसको राइट पे 1 है, तो मैंने बताया था 1 है तो अंडरलाइन डिजिट सेम रहता है, ये आ जाएगा 0.040. अच्छा, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब ये नहीं लिखा जाएगा, ये एक्चुअली 0.04 है, बट ड्यू टू द रीज़न कि आप 3 डेसिमल प्लेसेस तक कर रहे थे, दैट्स वाई लीव द आंसर लाइक 0.040. नेक्स्ट है द प्राइस ऑफ अ टॉय इज़ 12 यूरोस इन जर्मनी एंड 14 स्विस फ्रैंक्स इन स्विट्ज़रलैंड. 1 स्विस जो है वो 0.905 है. अच्छा, अब मज़े की बात ये है 12 यूरोस में तो है ही है, तो आपको इसको तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, या इसको कन्वर्ट करने आप स्विस में. बेटर ये है कि 1 स्विस दिया हुआ है और यूरोस में निकाल लेते हैं. तो 1 जो हमारे पास स्विस है दैट इज़ इक्वल टू 0.905 यूरोस. तो 14 स्विस का था ये, तो 14 स्विस हो जाएगा 0.905 टाइम्स 14. कैलकुलेटर पे देख लेते हैं, आंसर आ जाएगा अभी हमारा. ये है 0.905 टाइम्स 14 इक्वल्स 12.67. तो पूछे डिफरेंस इन प्राइस, तो ये 12.67 यूरोस का है और जर्मनी में 12 यूरोस का है, तो डिफरेंस सिंपली आ जाएगा, इसको माइनस कर देते हैं. तो डिफरेंस इज़ इक्वल टू 12.67 माइनस 12, 0.67 आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट है वर्कआउट 2/3 माइनस 1/4 गिविंग योर आंसर एज अ फ्रैक्शन इट्स लोएस्ट टर्म. अच्छा, डू नॉट यूज़ अ कैलकुलेटर एंड शो ऑल स्टेप्स ऑफ योर वर्किंग. तो क्वेश्चन ये हमारा 2/3 माइनस 1/4, 3 और 4 डिनोमिनेटर्स हैं, इनका एलसीएम 12 आएगा. अच्छा, एलसीएम 12 कैसे आता है ये देखें. इसका एलसीएम 12 सिंपली 4 को 3 से कर दें और ऊपर भी डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में, 3 को 4 से कर दें और डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी. ये हो जाएगा 2 4s are 8, 3 4s are 12, 3 1s are 3, 4 3s are 12. क्यों मैंने एक दूसरे से मल्टीप्लाई करा दिए डिनोमिनेटर्स को एक दूसरे से, रीज़न कि उनका कोई कॉमन नहीं है. अब ये एक दफ़ा 12 लिखें, ये आ जाएगा 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 राइट 5. तो ये आपका एक्सपोनेंट और पावर और इंडेक्स व्हाटएवर यू से -3 एज अ फ्रैक्शन. अच्छा, इंडेक्स का एक लॉ होता है कि अगर 5 की पावर -2 है, ये 1/5 की पावर 2 हो जाएगा, और अगर 5 की पावर 2 है तो ये 1/5 की पावर -2 हो जाएगा. यानी आप जब एक वैल्यू को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, तो उसके सिर्फ इंडेक्स का साइन चेंज होता है. तो ये हो जाएगा 1 5 की पावर -3 इज़ इक्वल टू 1/5 की पावर 3, यानी 5 क्यूब
5 क्यूब होता है 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5, 1/125. So final answer is 1/125. Write 0.000456 in standard form. अच्छा देखें स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए याद रखिएगा इसका फार्मूला होता है a इंटू टेन इज पावर n, वेर a जो होता है वो 1 से ग्रेटर होता है और 1 या 1 से ग्रेटर होता है और 10 से लेस होता है, यानी 9.9 हो सकता है। तो ये मैं डेसिमल 1 2 3 यहाँ पे डेसिमल लेकर आऊँगा, तो ये हो जाएगा 4.56, क्योंकि मैं जब आप राइट साइड पे लेके जाते हैं जो 10 की पावर जो आपकी होती है वो माइनस होती है, जब आप लेफ़्ट पे लेके जाते हैं तो 10 की पावर प्लस होती है। तो ये राइट साइड पे गया तो फाइनल आंसर आएगा 4.56 इंटू 10⁻³ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इन द डायग्राम PT इज टेंजेंट टू द सर्कल एट P, PW इज़ अ डायमीटर। अच्छा आपको ये पता है कि पहले भी एक चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि ये अगर एक सर्कल है और इस पर एक लाइन अगर आती है, कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लें आप जो उसके टेंजेंट पे होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे ये, बल्कि एग्जैक्टली ये जो लाइन है इस पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये इसके डायमीटर से इसके रेडियस से 90 भी होती है ये प्रॉपर्टी, तो ये टोटल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है हमारे पास। अच्छा अगर ये 90 है तो एंगल WPQ जो कि दरमियान वाला एंगल है, यानी WPQ ये एंगल WPQ हमारे पास आ जाएगा 90 माइनस 42, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 2 8 एंड 8 माइनस 4 4 48। अब एक और प्रॉपर्टी होती है कि राइट एंगल इन अ सेमी सर्कल, ये अगर एक सर्कल है, अगर एक ये सर्कल है तो इसका अगर ये सेमी सर्कल है ये यहाँ पे, तो इसमें जो भी एक ट्रायंगल बनेगी जो कि इसके सर्कमफ्रेंस पे टच कर रही है तो ये 90 होता है, तो ये एंगल 90 डिग्री है। तो मैंने निकालना है एंगल PWQ, सो PWQ इज़ इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 180 माइनस 90 माइनस 48, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 90 माइनस 48 42 आ जाएगा, तो ये भी 42 आ रहा है आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट है सिंप्लीफाई x³ y + 2xy³ ओवर x²y²। जब अलजेब्रिक फ्रैक्शंस हो सबसे पहला स्टेप होता है कॉमन, x³ है, इधर भी x है इधर भी x है, लेकिन इसमें जो x है उसकी पावर 3 है और इधर 1 है, तो जब कॉमन होता है तो उसमें HCF होता है, HCF मीन्स जो स्मॉलेस्ट पावर होती है, तो x आएगा और y में y कॉमन आएगा। जब आप x³ y और x y को डिवाइड करेंगे y y से कट जाएगा, x पावर से कटेगा, इसकी पावर 1 थी तो 3 माइनस 1 2 स्क्वेयर बच जाएगा, x² प्लस और उसके अलावा आ जाएगा 2y² डिवाइडेड बाय x² y², ये x पावर से कट गया y पावर से कट गया, पावर काटने का मकसद होता है कि ये नीचे कोई ना कोई आंसर बचेगा, तो x² + 2y² ओवर xy, so your final answer is x² + 2y² over xy. Moving on to question number 8, write as a single fraction. Simply इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम का तरीका ये कि डिनोमिनेटर में P और T है, तो P और T जब हों, जब आपको पता है तो ये P/T इज इक्वल टू PT इज़ योर एलसीएम। उसकी वजह ये है कि जैसे एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि जैसे आपका अगर 2 और 3 और डिनोमिनेटर में, तो उसका एलसीएम 2/3 = 6 होता है। इस तरह P और T मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, वेरिएबल्स हैं, तो और अलजेब्रा में जब मल्टीप्लाई करते हैं वेरिएबल्स को तो मल्टीप्लिकेशन का साइन ओमिट हो जाता है, नहीं आता, तो PT हो जाएगा। तो इसका सिंपली ये है कि 1 इंटू PT माइनस 2 और P इंटू T, क्योंकि मुझे PT चाहिए, ऑलरेडी P है, और T इंटू P, ये हो जाएगा PT यानी पेरेंट्स टीचर, PT माइनस 2T माइनस 3P ओवर PT या TP, ये आपका आंसर है। सिंगल फ्रैक्शन में ये बनता है, ये एक फ्रैक्शन है, पहले अलग 3 फ्रैक्शंस। नेक्स्ट है नॉट टू स्केल,
A, B, C and D lie on the circle center O. Find the value of X and the value of Y. अच्छा, इसमें सर्कल के थ्योरम्स यूज़ होंगे। जब एक ये एंगल देखें जो सी डी ए है, एंगल सी डी ए, ये सी ए या ए सी आर्क में बन रहा है, ये सेगमेंट में, इस सेगमेंट में आर्क ए सी में बन रहा है, और ए ओ सी ये जो एंगल है, एंगल ए ओ सी, ये भी उसी सी ए आर्क में बन रहा है लेकिन ओ पे है, एंगल एट सेंटर है। तो प्रॉपर्टी होती है, इसको मैं ये कहूँगा x इज़ इक्वल टू 110 डिवाइड 2 इज़ इक्वल टू 55 डिग्री। प्रॉपर्टी आएगी एंगल एट सेंटर इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल एट सर्कमफ्रेंस, एंगल एट सर्कमफ्रेंस। तो ये x 155 हो गया। तो अब सेकंड पे चलते हैं y आपका इस तरह आएगा कि सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे हम, वही वाली। अब अगर आप और करें, ये जो एंगल है ये इस मेजर सेगमेंट की आर्क ए सी में आ रहा है, ये वाला सेंटर का एंगल। तो इसको अगर निकालना हो तो मैं ये कहूँगा कि एंगल ए ओ सी, ये वाला जो ऑब्ट्यूस एंगल है, वो होगा 360 माइनस 110 इक्वल्स 250 डिग्री। ठीक है, तो ये 250 डिग्री हो गया। अब ए ओ सी जो है वो मेजर आर्क ए सी में बन रहा है। इसी तरह ये जो ए बी सी है, एंगल ए बी सी, ये भी मेजर आर्क ए सी में बन रहा है। तो ए बी सी का आंसर आएगा y इज़ इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई 2। सेम वो अप्लाई होगा कि एंगल एट सेंटर इज़ इक्वल टू ट्वाइस एंगल एट सर्कमफ्रेंस। तो x का आंसर हमारा 55 डिग्री आता है और y का आंसर 125 डिग्री आता है। अच्छा, एक चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना आपने कि अगर ये ऐसे बना हुआ है और यूँ एक सर्कल है, ये टच नहीं कर रहा, तो ये एंगल नहीं होता एंगल एट सेंटर। एंगल एट सेंटर जो होता है वो आपका ये वाला होता है। तो ये अगर लेट से ये आपका 50 है डिग्री, तो ये 100 डिग्री होगा। तो इसका उलट ये है कि आप डिवाइड कर दें, 50 गिवन हो तो मल्टीप्लाई कर दें। ये इस तरह है इसकी प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट है जी 36 एक्स की पावर 1 ओवर एक्स की पावर 36 एक्स की पावर 16 होल 1 ओवर 2, यानी स्क्वायर रूट है एक तरह का। अब आपको पता है कि 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन आसान ये है कि 6/6 करना। वो क्यों मैंने की, ये प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन क्योंकि स्क्वायर है हो जाएगा 6 स्क्वायर का 1 ओवर 2 अलग हो जाती है पावर्स, और x 16 का 1 ओवर 2, 2 1 2 2 8 16 पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं। तो फाइनल आंसर आएगा 6x की पावर 8। जी, क्वेश्चन नंबर 11 है सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन यू मस्ट शो ऑल योर वर्किंग। अच्छा, अब इसमें सब्स्टिट्यूशन आज ट्राई करते हैं एलिमिनेशन की बताएं, तो या एलिमिनेशन यूज़ कर लेते हैं, सब टू यू। अगर इसको इक्वेशन ए कहूँ और इसको इक्वेशन बी कहूँ, तो इक्वेशन बी से मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूँ या x की निकाल देता हूँ, ईजी है। x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 9 है, तो x इज़ इक्वल टू 9 माइनस 2y हो जाएगा। अब इसको इन इक्वेशन ए पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू, बल्कि इक्वेशन ए पहले हम लिख लेते हैं। इक्वेशन ए है 2x प्लस 3y इक्वल 13, तो 2 टाइम्स 9 माइनस 2y प्लस 3y इक्वल्स 13, ये जगह 18 माइनस 4y प्लस 3y इक्वल 13। अच्छा, अब लाइक टर्म्स है माइनस 4y प्लस 3y, माइनस प्लस माइनस होते हैं, आप लिखेंगे 18, यानी 4 माइनस 3 1 होता है, यानी सिंपली y साइन बिगर का माइनस y इज इक्वल टू 13, माइनस y इज इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 18, 13 माइनस 18 माइनस 5 आता है, दोनों तरफ माइनस से कट जाएगा, y इज़ इक्वल टू 5। तो ये तो हमारे पास y का आंसर आ गया। अब आपने x की वैल्यू पुट करनी है, तो y इज़ इक्वल टू 5 को इसमें पुट कर देते हैं, x इज़ इक्वल टू 9 माइनस 2y, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2 इंटू 5 इज़ इक्वल टू 9 माइनस 10 इज़ इक्वल टू माइनस 1, तो x माइनस 1 है। अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, इसमें पुट कर लेते हैं इक्वेशन बी में चेक करने के लिए।
आंसर चेक कर लिया करें, बेटर होता है। कैलकुलेटर पे कर लें, नो नीड कि आप इसी के ऊपर ही करें, ये मस्त नहीं है। तो -1 + 10 आपको पता है इज़ इक्वल टू 9, सो 9 इज़ इक्वल टू 9। ये हमारा आंसर ठीक है। अब नेक्स्ट है राइट 0.70 एज अ फ्रैक्शन ऑफ 5.60 गिविंग योर आंसर इन इट्स लोएस्ट टर्म्स। आप 0.70 लिखें डॉलर्स डिवाइडेड बाई डॉलर्स। नेक्स्ट है 5.60, 0 0 से कट गया। आपको पता है जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डेसिमल प्लेसेस सेम होती हैं तो एक्चुअली ये दोनों ख़त्म हो जाती हैं एक दूसरे के साथ। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। डॉलर भी कट गया, ये बच गया 0.7/5.6, तो ये हो जाएगा 7/10, या इसको आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। 0.7 डिवाइड 0.56 लिखें, ये सीखने में बहुत अच्छा मेथड है, ये बहुत काम आएगा। अब ये हो जाएगा, इसको चेकिंग वाले को मैं इरेज कर देता हूँ, ज़रा सी स्पेस मेरे पास आ जाए। अच्छा, अब 0.7 डिवाइड 0.56 है। 0.7 का मतलब है 7/10 पॉइंट हटा के, तो 7/10 हो जाएगा ये। डिवाइड 56, 0.56 नहीं था, सॉरी 5.6 था। डिवाइडेड बाय 56/10। 7/10 से आपको पता है डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है टू रेसिप्रोकल। 10 10 से क्या, 7 × 7 7 8 जैसे 56, 1/8 आंसर है। आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइट द रिकरिंग डेसिमल। इसका एक ही वे है ईजीएस्ट कि आप इसको ऐसे लेंगे कि लेट x इज़ इक्वल टू 0.1.8. अब आपको पता है डॉट का मतलब है कि ये रिपीट होगा, यानी 18 18 18 सो ऑन। तो उसको बजाय रिपीट करने के बेटर ये 18 एज इट इज़ लिखें और दूसरे जो 18 है इस पर डॉट लगा दें। अब क्योंकि इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस हैं रिकरिंग, तो मल्टीप्लाइंग बाय 100, अगर एक डेसिमल प्लेस होगी तो आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा 100x इज़ इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करने से ये 2 प्लेस आगे चला जाएगा, ये हो जाएगा 18.1.8. अब 100x इज़ इक्वल टू 18 पॉइंट, जैसे आपको पता है कि 5.46 एक्चुअली होता है 5 + 0.46, तो इसी तरह ये हो जाएगा 18 + 0.1.8. अब 100x इज़ इक्वल टू 18 प्लस, अब ये अगर आपको ऊपर आप देख लें ये x के इक्वल ही है, तो 0.1.8 को रिकरिंग का जो है उसको मैं x ले लूँगा। अब ये x वहाँ जाके लाइक टर्म्स के मुताबिक 100x - x हो जाएगा इज़ इक्वल टू 18, सो 99x इज़ इक्वल टू 18, x इज़ इक्वल टू 18/99, 9 2 ज़र 18, 9 11 ज़र 2/11। तो अभी एक चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर पे कि अगर हम 2 डिवाइड 11 करें तो ये देखें 0.18181818 आ रहा है। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है फैक्टराइज कम्प्लीटली 4p² - 9। थर्ड आइडेंटिटी लगेगी, आप लोग अभी आपके जहन में आ भी गई होगी। a² - b², एम्प्टी ब्रैकेट्स डालें। अब इसके अंदर मैं क्या डालूं कि इसका स्क्वायर 4p² हो, तो दैट विल बी 2p एंड 3 आएगा इधर, और उसके बाद इसका आंसर बनता है a + b एंड a - b, यानी जो ब्रैकेट में है, तो फाइनल आंसर आएगा 2p + 3 एंड 2p - 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 वैल्यूज़ हों तो पहले 2 में कॉमन और नेक्स्ट 2 में कॉमन। पहले 2 में कॉमन 2 आ रहा है, 2 और 4 में HCF 2 है और AX और BX में X है, तो 2x का कॉमन आ गया, पीछे बचा a - 2b -ay + 2by, इसमें y कॉमन है। अच्छा, लेकिन एक ध्यान रखना कि साथ में आप +y लिखेंगे या -y, खाली y लिखेंगे तो इट मीन्स के मल्टीप्लाई हो रहा है। आप -y लिखेंगे, क्यों -y लिखेंगे कि मुझे a जो यहाँ पर है ये वाला, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव तभी होगा कि यहाँ पे माइनस है, जब माइनस कॉमन होगा, माइनस बाय माइनस, माइनस डिवाइड माइनस इस प्लस, तो पीछे a बचा, और माइनस प्लस माइनस पीछे 2b बचा। ये जो ब्रैकेट्स में ये सेम होने चाहिए, उसको एक दफ़ा लिख लें a - 2b, और पीछे बचा 2x - y। इसके पीछे थॉट प्रोसेस मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ, अपनी मेरी पिछली वीडियोस में आप देख लें, कोई भी इस तरह का क्वेश्चन निकाल के देख लें, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। जैसे आपने लिखा था 2ax - 4bx, इसमें कॉमन होता है 2x। इस 2x से आप इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये बड़ी रिसर्च के बाद ये समझ आई चीज़ कि ये होता कैसे है।
क्योंकि एज अ स्टूडेंट आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि ये चीज़ होती कैसे, इसकी लॉजिक क्या है इसकी बैंड पे, फिर आपका ब्रेन काम स्टार्ट करेगा वर्किंग करना। फिर एक और चीज़ का ध्यान रखिए, कैम्ब्रिज आपके कभी भी आपके ये नहीं देखती कि आपका मेथड क्या है, आपकी क्वेश्चन करना कितना आता है आपको, वो देखती है आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर ग्रिप कितनी है। अच्छा, ये भी अभी मैंने आपको बताया कि इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। आपको पता है किसी भी एक्सप्रेशन को अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करें सेम वैल्यू से तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप 2x को अंदर ही रखें, बाहर ही रखें। ये जो 2ax डिवाइड हो रहा है, आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के मुताबिक ये दोनों से डिवाइड होगा। अभी देखते जाइएगा आप, 2x 2 और x कट गया, 2 1 2 2 2 4 x कट गया, तो पीछे बचेगा 2x, ब्रैक मल्टीप्लाई का साइन नहीं लिखते, पीछे बचेगा a माइनस 2b, तो ये a माइनस 2b आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट है y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये साइन होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 है तो स्क्वायर रूट डाल लें आप। अब वो कह रहा है कि प्रोपोर्शनलिटी को जब भी हटाएं इक्वल का साइन डालते हैं और k लिख देते हैं, मीन्स कांस्टेंट अंडर रूट x प्लस 2। अब वो कह रहा है व्हेन x 7 y इज़ 2, जब x 7 है तो y 2 है, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू के 7 प्लस 2 9। अब आपको पता है अंडर रूट 9 3 होता है, ये होता प्लस माइनस 3 है, बट कांस्टेंट में हम ये साइंस नहीं लेते, इस वजह से मैं सिर्फ प्लस के ही अप्लाई करूँगा। सो के इज़ इक्वल टू 2/3, तो इसको इक्वेशन में पुट करते हैं, ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू 2/3 अंडर रूट एक्स प्लस 2। फाइंड y व्हेन x इज़ 98, तो x 98 है, y क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू 2/3 अंडर रूट 98 प्लस 2। आपको पता है 98 प्लस 2 100 होता है, 2/3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 100, स्क्वायर रूट ऑफ 100 आपका 10 होता है, 10 तो 20/3, तो y आ जाएगा 20/3 इक्वल 3 एज इट इज़ रखें। 20/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 3 का टेबल पड़े नियरेस्ट टू 20 बट नॉट ग्रेटर, less but not greater, so 3 6 are 18 and whole 2 remainder, so 6 whole 2/3 workout। ये मैट्रिसेस हैं, 2 पहले अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 2 से 6 2 5 से 10 माइनस 1 2, ऑर्डर सेम है तो सिंपली इसको माइनस कर दें, 6 माइनस 1 10 माइनस 2 5 8, ये आपका आंसर है। अच्छा, अब ये जो मैट्रिक्स है इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस पर कॉपीराइट तो आ जाता है क्योंकि ये मेथड बहुत उसके बाद ख़ुद मैंने ड्राइव किया। देखें, आपको बताया जाता है कि पहले के कॉलम और दूसरे की रोज़ इक्वल होनी चाहिए, जो बुक्स में भी लिखा हुआ है। एक इजी वे आपको मैं आज बताता हूँ, आप ये फॉलो कर लें, इसको मतलब अंडरस्टैंड करने आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अब वो लिखा हुआ है, इसका ऑर्डर पहले का लिखें, ऑर्डर होता है रो इनटू कॉलम, तो इसकी 1 रो है 2 कॉलम्स है। दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखें, उसकी 2 रोज़ हैं 1 कॉलम है। अगर ये इक्वल आएगा डायगोनल में तो यू कैन मल्टीप्लाई, और जो ये आपका आ रहा है दैट शोज़ यू द फाइनल मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ द फाइनल मैट्रिक्स। अप्लाई करके देख लेते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आपको पता है रो इंटू कॉलम होता है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, तो 2 1 2 एंड 2 3 6, 2 + 6 = 8, तो ये आंसर है। अब आप देखें 8 जो है इसकी एक रो और एक कॉलम है, तो जैसे मैंने कहा था ये ऑर्डर को शो करता है। तो ये होप यू अंडरस्टैंड दिस मेथड। ये बड़े उसके बाद रिसर्च के बाद ये मेथड निकला है। अगर तो कोई आप ये देख रहे हैं तो आप ज़रूर इसको शेयर करें, प्रमोट करें। बीइंग ए टीचर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप ये इस नाम से, मेरे नाम से आप इसको वो करें कि इस चैनल के ऊपर आएँ, और ये एक मेथड है ताकि एक्नॉलेज करें। नॉलेज एक्नॉलेज करने से और बताने से, शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस मेथड। क्वेश्चन नंबर 16 है, 2 cups are mathematically similar. The large cup has capacity 0.5 liters and height 8 centimeter. The smaller cup has capacity 0.25 liters. Find the height of the smaller cup. बेटर ये कि सेम यूनिट कर लें, ज़्यादा बेहतर है। वो लीटर्स में है और हाइट सेंटीमीटर में। आपको पता है कि 1 लीटर होता है दैट इज़ इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है।
तो 0.5 लीटर हो जाएगा आपका 500 क्यूबिक सेंटीमीटर, और 0.25 लीटर्स आपका हो जाएगा 250 क्यूबिक सेंटीमीटर। फार्मूला होता है V1/V2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 का होल क्यूब। वॉल्यूम 1 है 500, वॉल्यूम 2 है 250, दोनों क्यूबिक सेंटीमीटर में है। और H1 हाइट 1 आपकी आ रही है 8 सेंटीमीटर, और H2 आपकी आ रही है H तो का क्यूब। ये कट गया, ये आ गया, ये भी कट गया। 2 इज इक्वल टू 8 ओवर H का होल क्यूब। तो 8 ओवर H का होल क्यूब है, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेते हैं। ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 8 ओवर H। तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, H इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 2, ये आपकी हाइट आ जाएगी। तो 8 डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब रूट इक्वल 6.349। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अगर मैं करूँगा तो 6.35 आंसर आ जाएगा, 6.35। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 17 कह रहा है कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल दैट आर 5 सेंटीमीटर फ्रॉम बी। इसका मैं आपको वही समझा देता हूँ। आप अभी अपना एक काम करेंगे, अपनी कंपस लें और क्या कहते हैं उसको पेंसिल उसमें लगाएं, पेंसिल शार्प होनी चाहिए। अब आपने क्या करना है कि जो कंपस का शार्प एज है उसको इधर बी पे रखें, क्योंकि वो कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल दैट आर 5 सेंटीमीटर फ्रॉम बी। लोकस अब अगर आपने फिक्स करना है पॉइंट, एक डिस्टेंस फिक्स करना है एक पॉइंट से, तो आप उस पॉइंट के अराउंड सर्कल में घूमना शुरू कर दें। तो आप जो सर्कल में घूमेंगे आप आपका डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, जस्ट लाइक सेटेलाइट। तो आपने एक 5 सेंटीमीटर की एक आर्क अपना उसको रूलर लें, ये इस रूलर पे ऐसे, इधर आप रूलर पे अपनी शार्प एज इधर रखें, अपना यहाँ पे आप शार्प एज रखें, शार्प एज इधर रखें आप अपना, और 5 सेंटीमीटर तक उसको अपने कंपास को ओपन कर लें, जो भी आपकी मेजरमेंट आएगी। तो आप उसको ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, शार्प एज को इधर बी पे रखना है, यहाँ पे शार्प एज को रखना है, 5 सेंटीमीटर की ओपन करनी है और एक आर्क ऐसे लगा देनी है। एक्चुअली ये एक सर्कल बनता है ये 5 सेंटीमीटर की, ठीक है, लेकिन आपने एक आर्क लगानी है। ये आपका आ गया लोकस ऑफ पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल दैट आर 5 सेंटीमीटर फ्रॉम बी। वो बेशक पॉइंट इधर हो, ये तब भी 5 सेंटीमीटर आएगा, इधर हो तब भी। क्यों? ये सब रेडियस बना रहे होते हैं, आपको पता है रेडियस इक्वल होता है, इक्वी डिस्टेंस होता है हर पॉइंट से, सेंटर से। कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द ट्रायंगल दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड बी सी। अच्छा, अब एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, ए बी ये लाइन है और बी सी, जब आपको दो लाइंस के दरमियान में इक्वी डिस्टेंस कहीं कह रहे हैं तो आप एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं, ठीक है। अब आपने इसका एंगल बाइसेक्टर इस तरह बनाना है कि आपने दोबारा से उसको बेशक आप कंपास में जो है उसको बेशक दबा के कम कर लें, बड़ा ओपन कर लें। अब उसका शार्प एज दोबारा बी पे रखें और इतनी ओपन कर लें यहाँ तक, और यहाँ से एक यूँ आर्क लगाएं यहाँ तक। अब नेक्स्ट स्टेप में आप उसका शार्प एज इस पे रखें यहाँ पर, और एक आगे कट लगाएं, यूँ एक कट लगा दें, आर्क लगा दें। फिर शार्प एज को, उसको कंपास को ओपन या क्लोज नहीं करना, सेम लेंथ के साथ शार्प एज इधर रखें और जहाँ पे पहला वो कर रहा है उसको यहाँ पे कट लगा दें। अब आपने क्या करना है कि आपने रूलर यूज़ करना है अपना, और रूलर की हेल्प से आपने इधर एक इसको एंगल बाइसेक्टर, एक्चुअली इसका मतलब होता है एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना, और इसको आपने ये बाइसेक्ट कर देना है, ठीक है। ये आपका एंगल बाइसेक्टर आ गया। अब वो ये कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट शेड द रीजन इनसाइड द ट्रायंगल कंटेनिंग पॉइंट्स दैट आर, ये हमारा बी पार्ट यहाँ पे डन हो गया। सी पार्ट में कह रहे हैं शेड द रीजन इनसाइड द ट्रायंगल कंटेनिंग पॉइंट्स दैट आर मोर देन 5 सेंटीमीटर फ्रॉम बी। अच्छा, एक बात याद रखिए, अगर आप शेड करते हैं, ये जितना रीजन है इस रीजन में आप कुछ भी ले लें, ये 5 सेंटीमीटर से यहाँ यूँ ये कम हो रहा है, और इस लाइन पे 5 सेंटीमीटर है एग्जैक्टली। तो मोर देन 5 सेंटीमीटर है तो वो
जो आपका मोर देन 5 सेंटीमीटर है तो वो आपका ये वाला रीजन होगा, मोर देन, ये 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, बी से इसका डिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है। तो वो कह रहा है मोर देन 5 सेंटीमीटर फ्रॉम बी, नियरर टू ए बी, यानी देन टू बी सी, यानी ए बी के करीब हो, बी सी के करीब ना हो, ये नहीं होना चाहिए। तो ये रीजन आता है, ये रीजन यहाँ एंगल बाइसेक्टर का ये रीजन जितना भी आपका है, ये वो रीजन है जो कि 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है इससे ऊपर और ए बी के करीब है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये ए बी के करीब है रेदर देन बी सी के। ये देखें, ये बी सी है लाइन, तो इससे ये अवे है, ए बी के करीब है और 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है y इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू आर, फाइंड y व्हेन p इज इक्वल टू -5, q इज इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल टू -7। बहुत इजी सिंपल क्वेश्चन है। इक्वेशन है y इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू आर, तो मैंने y ही फाइंड करना है। p की वैल्यू -5 है, p की जगह -5 का स्क्वायर आ जाएगा, q की वैल्यू 3 है, ब्रैकेट में डालते हैं, और r की वैल्यू -7। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ये 25 प्लस 3 इंटू -7 प्लस माइनस माइनस 7 3 21, तो फाइनल आंसर इज़ 4। 25 माइनस 21 इज़ 4। नेक्स्ट है राइट p इन टर्म्स ऑफ q r एंड y। आपने p को सब्जेक्ट बनाना है ये इस क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस क्यू आर है। अब मैंने p को सब्जेक्ट बनाना है तो p एक तरफ होना चाहिए, तो क्यू आर सबसे पहले आप दूसरी तरफ ले जाएं, ये हो जाएगा पी स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई माइनस क्यू आर। अब p फाइंड करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट आ गया, तो अब आ रहा है p इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई माइनस क्यू आर, तो फाइनल आंसर आता है प्लस माइनस अंडर रूट वाई माइनस क्यू आर। नेक्स्ट है फाइंड द nth टर्म ऑफ द ईच सीक्वेंस। पहले ये देखते हैं कि अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है। उसका तरीका होता है कॉमन डिफरेंस निकालने, कोई सी दो टर्म्स ले लें, ये दो ले लें, 25 माइनस 19 इज इक्वल टू 6 आ रहा है, फिर ये दो ट्राई कर लें, तो ये 31 माइनस 25 ये भी 6 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस सेम है। जब ऐसे हो इसके दो तीन तरीके हैं, एक तो ईजीएस्ट वे आपको सिखा देता हूँ। इसकी पिछली टर्म लिखें, आपको पता है ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है, टर्म 0 फाइंड कर लिया करें, इसका सीक्वेंस है +6 करने से नेक्स्ट टर्म मिल रही है, और प्रीवियस टर्म माइनस करने से मिलेगी, तो 7 माइनस 6 1 होता है। अब जो 6 ऐड हो रहा है हर दफ़ा, तो आप लिखेंगे 6n बिकॉज 6 टाइम्स ऐड हो रहा है, और पहली टर्म है 1, तो 6n + 1 बनती है, पहली टर्म एज इट इज़ लिख देते हैं। एक तो ये वे है। दूसरा वे ये है कि आपके पास D6 है, फर्स्ट टर्म जो है वो 7 है, फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। अब फर्स्ट टर्म 7 है हमारी, n एज इट इज़ -1, D6 है, ब्रैकेट सॉल्व करें तो 6n - 6, 7 - 6 1 होता है, 6n + 1। इससे ज़्यादा इजी ये वाला मेथड है। एग्जांपल एक और दे देता हूँ, अगर आपका है ना 4 10 नहीं 4 9 14 19, तो इसमें आपको पता है कॉमन डिफरेंस 5 है, हर दफ़ा 5 ऐड हो रहा है। अगर 5 ऐड हो रहा है तो 5n हो जाएगा, वो लिख दें। अब 0 टर्म निकालें जो कि नहीं दी होती, अगर अगली टर्म ऐड 5 करने से हो रही तो पिछली टर्म -5 करने से होगी, तो वो -1 होगा, तो 5n - 1 है। चेक कर लें, सेकेंड टर्म n इज इक्वल टू 2 पुट करें, 5 2 10 -1 9, तो सेकेंड टर्म 9 आ रही है। होप यू अंडरस्टैंड दिस मेथड। तो अगर मेथड आपको पसंद आए या समझ आए तो आप शेयर करें, लाइक करें, और बस शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। अच्छा, नेक्स्ट है बी पार्ट 9 16 25 36 49। इसमें कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है, क्यों? 16 - 9 7, 25 - 6 9, 36 - 25 11 है, ऐड हो रहा है बट विद द डिफरेंस ऑफ 2, जैसे 7 है फिर 9 है फिर 11 ऐड हो रहा है। इस सीक्वेंस को देख के आपको एक चीज़ समझ आनी चाहिए कि ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, 7, ये कंटिन्यू हो रहा है। सिर्फ प्रॉब्लम जो यहाँ पे हमें आ रही है वो ये आ रही है कि जो फर्स्ट टर्म है वो 9 है, सेकंड 16 है, थर्ड
यानी अगर मैं n की जगह 1 पुट करूँगा, अगर मैं कहता हूँ n स्क्वायर है तो पहली टर्म 1 का स्क्वायर 1 होनी चाहिए, जबकि ये 9 है। तो मैं ये लिखूँगा इधर कि 1 में मैं क्या प्लस करूँ कि 3 बने, पहली टर्म 3 चाहिए, तो ये हो जाएगा +2। अच्छा, और फिर मैं फर्स्ट टर्म में मतलब पहली वैल्यू में क्या प्लस करूं कि 4 हो, तो n+2 आता है, तो n+2 का होल स्क्वायर, ये इस टर्म का फाइनल आंसर है। अब आप चेक कर सकते हैं, 1 पुट करें, 1+2 3 स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 20, अ ट्रेन ट्रेवल्स फॉर m मिनट्स एट अ स्पीड ऑफ x मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, इसमें जो मिनट्स टाइम है वो मिनट्स में दिया हुआ है और जो स्पीड है वो मीटर्स पर सेकंड में दी है। तो टाइम हमारे पास है एक m मिनट्स है और जो स्पीड है वो हमारे पास x मीटर पर सेकंड है। बेटर ये है कि मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करें। मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 60 m हो जाएगा, 60 m। और डिस्टेंस जो होता है उसने कहा फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर्स टर्म्स ऑफ m and x, गिव योर आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। बेस्ट ये कि डिस्टेंस को स्पीड बाय टाइम कर के फाइंड कर लेते हैं, यानी 60 m मल्टीप्लाई बाय x। वो मीटर मीटर से कट जाएगा, सॉरी सेकंड सेकंड से कट जाएगा, तो 60 m इंटू एक्स मीटर आ जाएगा। इस m को मीटर से कंफ्यूज नहीं करना, ये m इसके मिनट्स हैं ये वाले, तो ये हो जाएगा 60 mx। अब ये 60 mx का आंसर मेरे पास जो डिस्टेंस का है वो मीटर्स में आ रहा है। अब आपको जी, तो ये मीटर से किलोमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है 1000 से डिवाइड करेंगे, तो d इज इक्वल टू 60 mx ओवर 1000। अब ये आंसर किलोमीटर्स में आ रहा है हमारा। तो 0 0 से गया, 2 3 6, 2 5 0, 3 ओवर 50, सो ये हो जाएगा 3 mx ओवर 50, या इसको डिवाइड भी हम कर सकते हैं, 3 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू 0.06, 0.06 mx आंसर है किलोमीटर। जब अब नेक्स्ट है व्हेन m इज़ 5 द ट्रेन ट्रेवल्स 10.5 किलोमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जब m 5 है तो ट्रेन ट्रेवल 10.5 किलोमीटर करती है। ये जो हमने निकाला था, हमने डिस्टेंस निकाला था, डिस्टेंस का फार्मूला है 3mx ओवर 50। तो जब ट्रेन ने m5 है तो ट्रेन ने 10.5 किलोमीटर की, ये ऑलरेडी किलोमीटर्स में आंसर है, तो 10.5 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू एक्स ओवर 50, क्योंकि x फाइंड करना एज इट इज़ रहेगा, 5 on the 5, 5 10 the 50, 10 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10.5 टाइम्स 10 इज इक्वल टू 3x, ये हो जाएगा 105 इज इक्वल टू 3x, तो x आ जाएगा 105 डिवाइड 3, 3 3 9, 3 5 15, द फाइनल आंसर इज 35। अब है जी कि राइट डाउन द 3 इनइक्वालिटीज दैट डिफाइन द अनशेडेड रीजन। अच्छा, अब अनशेडेड रीजन को आपने डिफाइन करना है। अनशेडेड रीजन सिंपल है, आपको पता है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये वाली, ये x की लाइन होती है, x इक्वल टू 1 की। क्योंकि हमने अनशेडेड रीजन को डिफाइन करना है, तो इस लाइन से ऊपर वाला जो रीजन होता है, जो कि ये है, इस लाइन से ऊपर वाला, ये ग्रेटर देन में आता है। तो पहले की इनइक्वालिटी एक आ जाएगी, एक इनइक्वालिटी हमारे पास आ जाएगी, x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, ग्रेटर इक्वल का यहाँ से पता चलता है, वो जो डायरेक्ट लाइंस होती हैं वो ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल के साथ होती है, जो शेड होती हैं वो दूसरी वाली जो होती है वो लेस देन या ग्रेटर देन होती हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट है, ये एक लाइन है 3 लाइंस में, सेकंड ये है। आपको पता है जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है वो y की होती है, और जो लाइन एग्जैक्टली एक्स एक्सिस जिसे कहते हैं वो y इज इक्वल टू 0 की होती है। तो अब ये इससे ऊपर वाला है, अबव रीजन है, तो ये भी y इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा। अब ये जो लाइन है थर्ड, इसका ग्रेडियंट वाली लाइन है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब ये देखें c जो होता है ये आपका y इंटरसेप्ट होता है, यानी जो लाइन आपकी y एक्सिस पे जहाँ टच कर रही होती है वो होता है, ये 4 पे टच कर रही है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस c, सो y इज इक्वल टू mx प्लस 4। अब बाकी रहेगी बात m की,
तो ग्रेडियंट हम खुद ही निकाल लेते हैं। ग्रेडियंट निकालना कौन सा मुश्किल है, इजी है कि ये जैसे राइज जो है ये 4 है और 2 पॉइंट्स के जो रन जो है ये भी 4 है। तो ग्रेडियंट होता है m जो होता है वो राइज ओवर रन 4/4। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये नीचे की तरफ लाइन आ रही है तो इसका ग्रेडियंट नेगेटिव होगा। वो कैसे अब आपको बताता हूँ। आप यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस करें, जब आप इस तरफ जाते हैं तो x नेगेटिव होता है, तो ये -4 हुआ। जब आप यहाँ से ऊपर जाएंगे यहाँ तक, ऊपर जाना जो आपका है वो +4 होता है। तो ये +4 ओवर -4 यानी -1 आएगा। तो m की जगह -x+4। तो अब इस लाइन के नीचे आ रहा है, यानी अगर एक ये लाइन है इसके ऊपर वाला ग्रेटर होता है, इसके नीचे वाला लेस होता है। तो इसका आंसर आएगा y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू -x+4। क्वेश्चन नंबर 22 है। नंबर ऑफ यूनिवर्सल्स है 10 है। नंबर ऑफ ए 7 है, एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ ए मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए 7 है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी 6 है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 है। आपको पता है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट मीन्स u माइनस ए यूनियन बी। अगर मैं इसको शेड पे जाऊँ तो ये बाहर वाला हिस्सा आता है सारा ये, तो इसके एलिमेंट 1 है। इट मीन्स कि इसमें 1 आएगा, तो 1 बाहर आ गया हमारे पास एलिमेंट, इसमें 1 आ गया। अच्छा अब टोटल 10 है, इस ई के अंदर टोटल 10 है, एक बाहर है। तो इस ए और बी के अंदर इसमें टोटल 9 एलिमेंट्स होने चाहिए। अच्छा अब ये कैसे लिखना है, वो कह रहा है नंबर ऑफ ए जो एलिमेंट्स है वो 7 है, यानी इस सर्कल के अंदर ये जो एक है 7 होने चाहिए। जो ये हिस्सा होगा ए कॉम्प्लीमेंट है, ए के अलावा बाकी सब ए कॉम्प्लीमेंट, और जो उसमें इंटरसेक्शन आती है यानी ये वाला रीजन जो आता है, ये इंटरसेक्शन जो आएगी ए और ए कॉम्प्लीमेंट में, जो इंटरसेक्शन आएगी ए कॉम्प्लीमेंट तो ए के अलावा बाकी सारा है, और ये है। यानी आप ये कह सकते हैं कि बी कॉम्प्लीमेंट और ए में जो इंटरसेक्शन आएगी, यस, उसके एलिमेंट्स 7 है। तो उसके एलिमेंट्स का तरीका ये है कि आप सिंपली 10 - 7 कर लें। जब आप 10 - 7 करेंगे वो 3 आता है, इधर 3 आना चाहिए। अच्छा अब मज़े की बात यह है कि ए के टोटल 7 है, अगर ये 3 है तो 3 + व्हाट इज इक्वल टू 7 होगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब अगर इधर 4 है तो बी तो है ही टोटल 6, तो 4 + व्हाट इज 6, ये 2 है। अब अगर आप गौर करें कि मैंने भी बताया था कि अगर एक एलिमेंट बाहर है तो 10 - 1 9 होने चाहिए, 4 + 3 7 + 2 9। तो ये वेन डायग्राम को फिल करने का तरीका है। होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसका एक और ये भी आप कर सकते हैं कि जैसे ये वाला जो रीजन है ये टोटल 10 में से 7 निकाल दें तो वो 3 आता है, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ एज 7 है ये और बी के 6 हैं, तो इसमें जॉइंट भी है, कॉमन भी है। तो ये 7 + 6 13 नहीं बनेंगे, ये गलती आपने नहीं करनी। 13 तो टोटल ही नहीं है, टोटल 10 एलिमेंट्स हैं। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि बाहर वाला रीजन ये सारा उसमें एक आएगा, वो मैंने 1 बाहर लिख दिया था, पीछे रह गए मेरे पास 9 एलिमेंट्स। तो जो 9 एलिमेंट्स हैं वो ए और बी में टोटल 9 होने चाहिए। अब जो ए के और बी के जो कॉमन है वो हमारे पास आते हैं, उसका पहले कोई एक ले लें। जैसे मैंने ए का ये वाला रीजन ले लिया, ये वाला, इसको मैंने फाइंड करने के लिए सिंपली 10 में से ए के एलिमेंट्स माइनस कर दिए, टोटल में से पूरे ए को माइनस करें कॉम्प्लीमेंट, और फिर उस ए के साथ अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ तो वो ये रीजन आता है। तो दैट इज़ 10 - 7, वो 3 आ गया। ये अगर 3 आया तो ए के टोटल 7 है तो 3 + 4 7 हो जाएगा। अब बी के टोटल 6 होने चाहिए, ऑलरेडी 4 है कॉमन में, तो 2 बचेंगे एलिमेंट्स जो कि ए के साथ कॉमन नहीं है। Next, an element of E is chosen at random. Find the probability that this element is an element of A complement intersection B. इसके लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि A complement intersection B एक्चुअली है क्या। A complement intersection B, ये आ गया जी आपकी एक वेन डायग्राम आ गई। उसके बाद ये आपका एक सर्कल आ गया, ये आपका एक और सर्कल आ गया,
ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अभी वो कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए कॉम्प्लीमेंट आपको पता है कि ए के अलावा ये सारा आता है, ठीक है, ए के अलावा बाकी सब, और बी जो है वो टोटल है। तो उन दोनों में अगर मैं कॉमन निकालता हूँ बी में, ये हमारे पास बी है, तो इसमें और बी में जो कॉमन है वो ये वाला रीजन आएगा हमारा, ये दैट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी की वो प्रॉबिलिटी पूछ रहा है। ये जो शेड है वो ये 2 है, तो मैं लिखूँगा 2 आउट ऑफ टोटल 10। तो 2 आउट ऑफ 10 है या 1/5 है, तो ये प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट ऑन द वेन डायग्राम बिलो शेड द रीजन सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, इसमें पहले आप सी कॉम्प्लीमेंट देख लें क्या है। आपका सी कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, सी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा, ये एक वेन डायग्राम आ गई, ठीक है, ये एक और वेन डायग्राम आ गई हमारे पास, ठीक है। अब ये सी है, ये डी है, ये सी है एंड ये डी है, ठीक है। अब ये सी, ये डी, ये सी, ये डी, थोड़ा सा सर्कुलर सा है ये, इसको ओवल शेप में ले जाते हैं, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट। पहले मैं सी कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। आपको पता है सी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि सी के अलावा सब शेड करते हैं, क्योंकि डी में भी कुछ पार्ट गया हुआ है लेकिन वो भी शेड हो जाएगा। ये आपका सी कॉम्प्लीमेंट मैंने शेड कर दिया है सारे का सारा। अब हम डी कॉम्प्लीमेंट पे आ जाते हैं। डी कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल माइनस ई माइनस डी। तो डी के अलावा जितना बच रहा है वो सब शेड होगा, ये। अब आप मुझे बताएं सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट हमने लेना है, तो ये हमारा डी कॉम्प्लीमेंट है, ये सी कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों में आपको कॉमन क्या नज़र आ रहा है? देखें, ये जो पार्ट है ये उसमें नहीं है, ठीक है, इस वाले में, और ये जो पार्ट है वो इसमें नहीं है। तो कौन सा शेड होगा जो पूरी तरह होगा? वो ये बाहर वाला एरिया, ये वाला एरिया। तो इसका आंसर जो बनता है वो ये शेड करके आंसर आता है, सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट इज दिस वन। ये आउटर आना चाहिए बस, बाकी कुछ शेड नहीं होगा। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 है सॉल्व द इक्वेशन 2x² + 3x - 3 = 0। शो ऑल योर वर्किंग गिवन योर आंसर करेक्टेड 2 डेसिमल प्लेसेस। अच्छा, इसमें मैं आज आपको दो मेथड से करवाता हूँ। पहले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपली शेड वाला ऑप्शन हमेशा सेलेक्ट हुआ होता है। 2x² + 3x - 3 = 0। अगर एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी आप मेरे साथ लेके रिपीट करें, ax² + bx + c = 0। मुझे पता है आपके माइंड में ऑलरेडी चल रही होगी, आप माशाल्लाह शार्प स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, अब इसमें a 2 है, b 3 है एंड c इज़ -3। आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? x = -b ± अंडर रूट। अब मुझे पता है ये मैं बोलूँगा नहीं, मैं सिर्फ लिखूँगा क्योंकि आप ऑलरेडी बोल रहे हैं, ठीक हो गया। अब इसमें हम पुट कर लेते हैं। इसमें आ जाएगा -b है तो b के साथ पॉजिटिव है, -3 ± अंडर रूट 3² -4 × 2 एंड c इज़ -3 डिवाइडेड बाई 2 × 2। मैं सिंपली वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। -3 ± अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। माइनस की जो मल्टीप्लिकेशन होती है, तो या बेशक पॉजिटिव के साथ हो, साइन इंपॉर्टेंट होता है, पहले साइन डालते हैं। और जब ऐड और सब्ट्रैक्ट आप कर रहे हो तो पहले उसका आंसर, ऑपरेशन का मतलब आप पहले आंसर लिखते हैं और बाद में साइन डालते हैं। 4 2 ज़र 8, 8 3 ज़र 24/4। तो x हो जाएगा -3 ± अंडर रूट 33/4। तो ये हो जाएगा x =
-3 प्लस √33/4 और x हो जाएगा -3 माइनस √33/4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर चेक कर लेते हैं। 33 स्क्वायर रूट ये आ गया -3। अब ये अगर आप इस चीज़ में कंफ्यूज हो रहे हैं कि कंफ्यूज ना होइएगा कि मैंने पहले स्क्वायर रूट ऑफ 33 लिया फिर -3, क्योंकि 33 जो स्क्वायर रूट है वो डेफिनेटली 5 से ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर इसमें 25 होता तो वो 5 होता। ये 36 है नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर, ये 36 के करीब है, इसलिए फॉर श्योर ये 5 है इसका आंसर। 5 पॉइंट मीन्स 5.6 समथिंग लाइक दैट है। तो ये 2.744 आ गया डिवाइडेड बाई 4 इक्वल 0.6861। हमने आंसर करेक्ट 2 डेसिमल प्लेस करना है, तो सेकंड डेसिमल प्लेस 8 है, उसके राइट पे 6 है, तो ये 0.67 हो 0.69 हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट है -3 माइनस। अब सेम उसी को ही हम ऐड करेंगे और एंड में माइनस का साइन आएगा, क्यों माइनस माइनस प्लस होते हैं लेकिन साइन माइनस का। तो ये 33 का अंडर रूट लेंगे, 5.744 आ गया। अब इसमें हम +3 कर लेते हैं, 8.744 आ गया, और डिवाइडेड बाय 4 कर लेते हैं। ये 2.186 है लेकिन ये माइनस में आएगा, और सेकंड डेसिमल प्लेस 8 है, राइट पे 6 है, 2.19 हो जाएगा -2.19। तो एक दफ़ा आंसर है 0.69, एक दफ़ा है -2.19। अच्छा, अब अगर हम मेथड 2 की तरफ आते हैं, तो फर्स्ट मेथड था क्वाड्रेटिक। मिड टर्म ब्रेक 2 3 6 के फैक्टर बनते नहीं है कि 3 आए, तो मिड टर्म ब्रेक से नहीं होगा। इसको मैं उससे ट्राई करता हूँ, एक और मेथड आपको आना चाहिए, ट्राई कर लें, अगर समझ में आ जाए तो बेहतर है। 2x² + 3x = 3 ऐसे लिखें, ठीक है। 2 कॉमन ले लें, ये आ जाएगा x² + 3x/2 = 3, हो जाएगा x² + 3x/2 = 3/2। ये 2 वहाँ जाके, ये वाला 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब a² परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला बनाएं, a² + 2ab + b² = 3/2 लिखें, और प्लस b² वहाँ भी करें। क्यों, उसके भी आपको वजह बताता हूँ। इधर x पुट करेंगे के ऊपर x² है, जो a होता है वही यहाँ पर आता है सेम वैल्यू, तो इधर भी x आ जाएगा। अब 2x है, मुझे आंसर 3x/2 चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि मैंने ऊपर न्यूमरेटर में 2 ख़त्म करना है और डिनोमिनेटर में 2 चाहिए, तो उसके लिए 4 होगा। क्यों, क्योंकि 2 × 1/4 करें तो तब डिनोमिनेटर में 2 आता है, और ऊपर x तो है लेकिन मुझे 3 चाहिए, तो 3/4 से अगर मैं 2x को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर जो बचेगा वो 3x/2 बचेगा। अब जो b यहाँ होता है वही यहाँ पर आएगा, तो इधर भी आ जाएगा आपका 3/4, यहाँ भी आ जाएगा 3/4। अच्छा, अब ये एक चीज़ को नोट कीजिएगा आप कि मैंने ऐड क्यों किया। अगर मैं इसको दोबारा सॉल्व करूँ, सिर्फ समझाने के लिए कर रहे हैं, x², ये 2 1 2 2 2 4, ये आंसर आएगा 3x/2 + 9, बल्कि इसको 9 भी रहने दें, इसको ऐसे ही लिखें, 3/4 का होल स्क्वायर 3/2 + 3/4 का होल स्क्वायर। तो अब आप इसमें ये देखें कि ये सेम है ऊपर वाले की तरह, ये सेम है ऊपर की, ये न्यू है और ये न्यू है, तो इस वजह से मैंने दोनों साइड पे ऐड किया ताकि इक्वेशन पे कोई भी फ़र्क हमारे ना पड़े। अच्छा जी, अब ये सारे का सारा बन गया a यानी x + b यानी 3/4 का होल स्क्वायर, ये बन गया 3/2 + 9/16, ये 8 से होगा, ये भी 8 से होगा, तो ये हो जाएगा x + 3/4 का होल स्क्वायर = 24/16 + 9/16, ये हो जाएगा x + 3/4 का होल स्क्वायर = 33/16। अब दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें, ये कट गया, ये आ गया x + 3/4, ये आ गया √33 ± /4। अब ये 3/4 वहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा x = -3/4 ± √33/4
और ये फाइनल बन जाएगा -3 प्लस माइनस √33/4 which is same this thing. So you can use any method, but this method is easier, the method 1, the quadratic equation formula. ये क्वेश्चन नंबर 24 है. द डायग्राम शोज अ क्यूब ऑफ साइड लेंथ 8 सेंटीमीटर. क्यूब है तो आपको ये पता है कि इसकी सारी लेंथ विड्थ हाइट सब सेम होगी. अगर ये 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है. अच्छा, इसने कहा कि लेंथ ऑफ द डायगोनल ये एस पी, ये हमने फाइंड करनी है. अच्छा, बी एस या एस पी जो भी कहें. अब ये जो लेंथ है ये इस तरह की, ये एक 3D शेप पर उसके बीच में आया हुआ है. डायगोनल है, जैसे रूम के एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर पे. ये ऐसे ही है, बस समझ लें. टॉप छत का कॉर्नर एक देख लें आप अपना, और नीचे फ्लोर का, उसके ऑपोजिट जो नीचे फ्लोर का कॉर्नर है वो बन रहा है. तो इसमें मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, बेटर है. वो यूँ बनेगी ये. तो अगर थोड़ी सी टेढ़ी बना लें तो ज़्यादा बेहतर है आपकी आसानी के लिए. ऐसे ट्रायंगल ये एक तरह की बनती है. तो इसमें अब आपका ये जो है, ये डी बी, ये और ये एस डी बी, मैंने ये ट्रायंगल बनाने की कोशिश की. तो ये आपका 90 है. वो कैसे 90 है कि आप अगर अपने कमरे में, आप फ्लोर में कहीं भी देखें तो आपकी जो दीवार है और फर्श, उसके बीच में, दीवार की एक साइड और फर्श के बीच में 90 का एंगल बनता है. तो ये एस है, ये आपका डी है, और ये आपका बी है. अब आपका जो एस डी है ये 8 सेंटीमीटर है, और एस बी मैंने फाइंड करना है. अच्छा, एक अब ये चीज़ देख लें कि डी बी निकालने के लिए, जो कि ये है डायगोनल है फर्श के ऊपर, उसके लिए मैं लूँगा ट्रायंगल ए डी बी. ए डी बी ट्रायंगल में ये 90 है क्योंकि क्यूब है जिसकी जो सरफेस है वो स्क्वायर की तरह, स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री होता है. ये 8 है, ये भी 8 है. तो ट्रायंगल ए डी बी में यूँ, ये 8 है, ये भी 8 है, ये ट्रायंगल है. तो ये डी है, ये ए है, और ये बी है. तो इसमें मैंने बी डी फाइंड करना है. तो ये हाइपोटेन्यूज बनता है. मैं सिंपली लगा दूंगा कि डी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 64 प्लस 64 डी बी स्क्वायर. तो बी डी कह लें, डी बी कह लें, इसका अंडर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, 128 का अंडर रूट. तो बी डी जो मेरे पास आया वो स्क्वायर रूट ऑफ 128. तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 128 आ गया. ये मैंने भी आपको बताया था 90 डिग्री बनता है. अच्छा, अब इस ट्राइंगल में डायगोनल की लेंथ बी एस फाइंड करनी है. ये राइट एंगल है, इसके ऑपोजिट ये हाइपोटेन्यूज है. तो जो हमारे पास बी एस है, तो बी एस हाइपोटेन्यूज है, वो स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर प्लस डी एस स्क्वायर. तो बी एस स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर है अंडर रूट 128 का स्क्वायर, और डी एस का स्क्वायर है 8 का स्क्वायर. तो बी एस स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 128 प्लस 64. तो बी एस का स्क्वायर आ जाएगा 192. उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, चेक कर लेते हैं. हमारे पास आया था 128 प्लस 64 इक्वल दिस, and here goes the square root 13.85. वो उसको 13.86 कह देते हैं. ये हमारे पास बी एस की लेंथ आ गई 13.86 या 13.9 कह रहे हैं इसको, बल्कि 13.85 और 13.9. नेक्स्ट है कैलकुलेट एंगल एस बी डी. एस बी डी ये एंगल बनता है, यानी इस ट्रायंगल में अगर मैं दोबारा से वो ट्रायंगल बनाऊं तो उस ट्रायंगल के मुताबिक ये हमारा एस है, ये हमारा डी है,
ये हमारा बी है, ये राइट एंगल था। एस डी हमारे पास 8 था, ये अंडर रूट 128 था। ये एंगल उसको चाहिए एस बी डी, तो एस बी डी ये एंगल होता है। तो ये मुझे चाहिए, इस एंगल के मुताबिक ये बेस है, इसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर है। तो बहुत सिंपल है, मैं यूज़ कर लेता हूँ। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू यानी 10, प्रॉपर यानी 8 और ब्रशेस यानी 128। तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 8 ओवर अंडर रूट 128। इसको देख लेते हैं क्या आता है। 8 डिवाइड 128 का अंडर रूट ये है इक्वल्स 0.707। इसमें tan इनवर्स ले लेते हैं हम 35.26। तो इसको आप कह दें 35.3 कह लें, सिंपल आंसर 35.26 और 35.3। होप यू अंडरस्टैंड द होल एग्ज़ाम। एक दफ़ा फिर आपको बताता चलूँ कि आप इसको रिपीट सॉल्व करें ख़ुद से, और जब मैं कर रहा होता हूँ उस टाइम भी आप क्वेश्चंस को ट्राई करें, प्रैक्टिस मस्ट करें। मैथ्स के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी होती है।